नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अभी तक हमने जो वीडियो देखे हैं उससे आगे की हम बात करें तो हम कक्षा 9 के अध्याय 1 संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें अभी तक हमने रूट 2 रूट 3 का संख्या निरूपण संख्या रेखा पर किस तरीके से हम उसको निरूपित कर सकते हैं, इसको हमने पिछले वीडियो में देखा था। साथ ही अगर आपने कुछ पिछले वीडियो बड़े अच्छे से देखे हैं तो आज का वीडियो आपको, आज के जो क्वेश्चन है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम बिना देर किए। नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ये इसके पहले प्रश्न का पहला भाग जो कि है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है क्या। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट हमारा है कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखिए अब ध्यान से देखिए, वास्तविक संख्या होती है क्या। तो वास्तविक संख्या के अंदर हमने देखा था कि वास्तविक संख्या किन किन दो संख्याओं का समूह है। एक तो परिमेय संख्या और उसके अंदर अगर हम अपरिमेय भी मिला दें तो ये दोनों मिलकर के, परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याओं का समूह बोलते हैं। वास्तविक संख्या का समुच्चय इसको बोला जाता है। R से हम इसे निरूपित करते हैं। तो अपरिमेय संख्या भी क्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है। और परिमेय संख्या बोलते हैं, अगर इसकी जगह परिमेय संख्या बोलते तो भी वो क्या होगी, वास्तविक संख्या होगी। तो ये जो कथन है वो कैसा है, सत्य है। कारण क्या लिखेंगे, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का समूह, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि वास्तविक संख्याएं परिमेय व अपरिमेय, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का समूह है। थर्ड, इसमें परिमेय और अपरिमेय मिलकर के वास्तविक संख्या बनाती है। बढ़ते हम दूसरे भाग की तरफ। देखिए, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम रूप का होता है। संख्या रेखा की हम बात करें तो संख्या रेखा इसके ठीक बीच में क्या होता है, ज़ीरो होता है। इससे इस तरफ हम जाएंगे तो हमको धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक संख्याएं जो है मिलती चली जाएगी। धनात्मक वास्तविक संख्याओं के बारे में हम बोल सकते हैं। और इस तरफ पीछे की तरफ आएंगे हम तो इसमें हमको ऋणात्मक संख्याएं जो है मिलती चली जाएगी, -3, -4, -5। ठीक बीच में कौन हो गया, ज़ीरो हो गया। तो प्रत्येक संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु की हम बात करें, संख्या रेखा का पे बहुत सारे बिंदु हैं, अनंत बिंदु है, अनगिनत बिंदु है। क्या ये रूट एम रूप का होता है, जहाँ एम क्या है, प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्या की जब बात आती है, प्राकृत संख्याएं कहाँ शुरू होती है, हमारी 1 से लेकर के अनंत तक जाने वाली संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, जो आपको प्रकृति से मिली है, नेचुरल नंबर जिसे हम बोलते हैं। तो जहाँ एम क्या है, प्राकृत संख्या, क्या रूट एम रूप का होता है क्या, प्रत्येक बिंदु। चलिए इधर की संख्याओं की हम बात करें तो ये बिंदु जैसे ये √1 लिख सकते हैं, इसको जो है √2 कहीं ना कहीं अपने को मिलेगा, √3, √4, √5, इस तरह के नंबर्स अपने को मिलते हैं। √4 की हम बात करें तो क्या मिलेगा अपने को, ये संख्या रेखा के ऊपर मिल जाएगा। √1, √2, √3 भी हमने देखे हैं, संख्या रेखा का कोई ना कोई बिंदु होता है जहाँ पर एम क्या है, प्राकृत संख्या। लेकिन इधर ऋणात्मक संख्याओं की बात करें तो यहाँ पर जो है कोई भी किसी भी प्राकृत संख्या का जो वर्गमूल है, ठीक है ना, यहाँ पर अपने को जैसे √9 भी मिलेगा, √11 भी मिलेगा, तो इसका जो वर्गमूल हमेशा कैसा होता है, हमेशा धनात्मक संख्या होती है। √9 का वर्गमूल अपने को क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो हमें कोई ना कोई धनात्मक संख्या मिलेगी। तो ये जो कथन है वो क्या हो जाएगा कि ये जो कथन हो गया वो असत्य कथन हो गया। और इसका कारण क्या लिखेंगे हम लोग, इसका कारण लिखेंगे कि कोई भी ऋण संख्या या कोई भी ऋणात्मक संख्या प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं होती है। प्राकृत संख्या का वर्गमूल हमें नहीं मिलेगा किसी भी ऋणात्मक संख्या में। ये इसका कारण हो गया, किसी भी ऋणात्मक संख्या का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो अपने को वो नहीं मिलेगा। चलिए अब आते हैं हम इसके तीसरे भाग की तरफ। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखिए वास्तविक संख्या जिनको हम कहाँ पर निरूपित करते हैं, संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। हम बताते हैं कि जितनी संख्या हैं उन सबको हम संख्या रेखा पर बता सकते हैं। और ये जितनी सारी संख्या है इनको हम क्या कह सकते हैं कि ये सारी वास्तविक संख्या है। क्या ये वास्तविक संख्या है, जैसे 1 है, ये अपरिमेय है क्या?
ये 2 है, ये अपरिमेय है क्या, है 3 है, ये अपरिमेय है क्या, ये -2 है, ये अपरिमेय है क्या। ये जितनी सारी संख्याएं हैं, ये सारी संख्याएं कौन सी है, परिमेय ही हो सकती है। तो वास्तविक संख्या के ऊपर जो जितनी संख्याएं होगी वो अपरिमेय नहीं होती है, ठीक है। तो ये कथन भी हमारा जो हो जाएगा असत्य हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो है सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय नहीं होती है। उदाहरण के लिए हम क्या लिख दें कि 2 जो है वो अपरिमेय संख्या नहीं है। और कोई सी भी संख्या आप लिख सकते हैं, -2 भी लिख सकते हैं कि ये भी जो है अपरिमेय नहीं है। चलिए अब बढ़ते हम क्या दूसरे प्रश्न की तरफ। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल, धनात्मक पूर्णांक की हम बात करें तो यहाँ से हमारे शुरू होंगे, धनात्मक दिशा की तरफ जाएंगे तो धनात्मक पूर्णांक अपने को मिलेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ से अपन लिख देंगे कि धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं क्या। जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं इनका वर्गमूल निकाला हमने। वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे 1 का वर्गमूल निकाला हमने तो क्या इतना मिला, 1 मिल गया। 2 का वर्गमूल निकाला, कितना मिल गया, √2 मिल गया, ठीक है। 3 का वर्गमूल निकाला हमने, कितना मिल गया, √3 मिल गया। लेकिन 4 का अगर हम इस पर वर्गमूल निकालते तो कितना मिलता है, 2 मिलता है। तो क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं क्या? ये तो परिमेय होगा, ये अपरिमेय होगा, ये अपरिमेय होगा, क्योंकि ये वर्गमूल से बाहर हम इसको नहीं लिख पाएंगे। वर्गमूल के अंदर है, अभाज्य संख्या है, इसलिए ये कौन सी संख्या हुई, ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है। लेकिन ये जो 2 है ये कौन सी संख्या हो गई, ये तो परिमेय संख्या हो गई। इसको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए जो है क्या हो गया कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। तो आंसर क्या लिखेंगे, नहीं होते हैं। और साथ में आगे क्या पूछा हुआ है, यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल उदाहरण दे देते हैं। √4 हो गया, √4 का वर्गमूल कितना हो गया, 2 हो गया। ऐसे ही √9 है, इसका वर्गमूल भी कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये कौन सी संख्या है, इसको हम बोलेंगे कि ये दोनों जो संख्या हैं ये कौन सी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा पर हमको √5 को निरूपित करना है जिस तरीके से हमने √2 और √3 को निरूपित किया था संख्या रेखा के ऊपर। तो इसके लिए मैं थोड़ी सी तैयारी कर लेता हूँ। देखिए हमें √5 को निरूपित करना है, कहाँ पर निरूपित करना है, संख्या रेखा पर हमको निरूपित करना है। किस प्रकार से करेंगे, तो जिस तरीके से हमने √2 को निरूपित किया था, ये हमारा जो मूल बिंदु है जिसे हमने क्या नाम दिया, O नाम दिया। यहाँ से हम यहाँ तक आते हैं, कहाँ तक आते हैं, 1 इकाई की दूरी हम ले लेते हैं और इस 1 इकाई के ऊपर हमने क्या कर दिया, एक लंब खींच दिया। वो भी इसकी लंबाई भी कितनी रहेगी, 1 इकाई रहेगी। तो पाइथागोरस प्रमेय में से क्या होगा, कर्ण का वर्ग, मीन्स अगर हम इसको नाम दे देते हैं A और ये B, मीन्स हमारा जो 1 हम ले रहे हैं 1 इकाई वहाँ पर A हो गया। और इस पर जो है हमको क्या करना है, 1 इकाई के बराबर जो है क्या करना है, जितनी दूरी ये है 0 से 1 के बीच की दूरी है, O से A तक की दूरी है, उतनी ही दूरी लेना है अपने को, ये ध्यान रखना। तो ये हमारा क्या हो गया, B हो गया। और हमने इसको इससे मिला दिया, किससे मिला दिया, O से हमने इसको मिला दिया, OB को मिलाया। तो OB क्या हो गया, हमारे पास में कर्ण हो गया। ये हमने लंब खींचा है तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग, दैट मीन्स OB का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये 1 का वर्ग मिलेगा, यहाँ से भी अपने को 1 का वर्ग मिलेगा। 1 का वर्ग 1 ही होता है और इस 1 का वर्ग भी 1 होता है। 1 और 1 मिलके कितना हो गया, 2 हो गया। कुल मिला के OB² इक्वल टू अपने को कितना मिल गया, 2 मिल गया। तो आप यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या लगाना पड़ेगा, वर्गमूल लगाना पड़ेगा। मीन्स ये O से B तक की दूरी, यानी कि जब ये आप 1 इकाई लेते हो, ये भी 1 इकाई लेते हो, तो O से B तक की जो दूरी मिलेगी अपने को कितनी मिल जाएगी, अपने को ये √2 के बराबर मिल जाएगी। अब अपने को इस √2 को क्या करना है, यहाँ पर इस संख्या रेखा पर दिखाना है कि √2 कहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे कि अभी हमारे पास में प्रकार वगैरह नहीं है, तो हम ये धागे से ही काम चला लेते हैं मार्कर की सहायता से। तो आपको क्या करना है, प्रकार की नोक रखनी, यहाँ कहाँ रखेंगे, O पर रखेंगे। तो O पर हमने प्रकार की नोक रख दी और B को पेंसिल
रख करके इतना खोलना है कि वो पेन, हमारी जो पेंसिल का पॉइंट है वो कहाँ पहुँच जाए, बी पर पहुँच जाए, और यहाँ से लेकर के एक चाप अपने को यहाँ पर काटना है। तो ये जो बिंदु अपने को मिलेगा, कौन सा मिलेगा, ये बिंदु, इसको नाम दे देते हैं हम, सी नाम दे देते हैं। तो ओ से सी तक की जो दूरी रहेगी हमारी, ये तो था कौन सा बिंदु था, ए को हम अंदर कर देते हैं। तो ये जो दूरी रहेगी वो कितनी रहेगी अपनी, ओ से सी तक की दूरी हो जाएगी वो √2 के बराबर अपने को मिल जाएगी। तो ये हमारा √2 मिल गया। अब √2 के आगे अपने को √3 बनाना पड़ेगा, √4 बनाना पड़ेगा, तब √5 बनेगा। √3 के लिए क्या करते हैं, √3 के लिए देखिए, जब आपकी ओ से सी तक की दूरी, हम ओ से सी पर आ जाते हैं, ओ से सी तक की दूरी कितनी हुई, ये दूरी जो है हमारी √2 हुई। और वापस यहाँ पर एक डी, एक लंब और खींच देते हैं हम। कहाँ पर खींचेंगे लंब, यहाँ पर, चाहे तो आप इस √2 के ऊपर खींच दीजिए, ये जो √2 है इसके ऊपर खींच दीजिए, या फिर यहाँ पर, दोनों तरीके से कहीं पर भी आके एक लंब जो है हम बना सकते हैं। इसके ऊपर ही हम एक लंब बना दें, चाहे तो वो कितना होना चाहिए, उसकी लंबाई भी 1 इकाई के बराबर होनी चाहिए। ये भी कितना हो गया, 1 इकाई के बराबर हो गया। ये हमने यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना दिया। ठीक है, तो हमारी जो दूरी थी OB, यहाँ पे था हमारा कौन था, B था। इस B को हम चाहे तो इस तरीके से बना लेते हैं कि हमारा जो त्रिभुज बनेगा ना, वो इस टाइप से, हम इसको B के बाद में C मिल गया, C के बाद में हम इसको नाम देते हैं D, O से D को मिला लेते हैं। ठीक है, तो O से हमने D को मिला दिया, तो ये बिंदु हो गया हमारा D, और ये जो बिंदु था वो कौन सा था हमारा, B था। तो O से B तक की दूरी कितनी हुई, √2 हुई, और ये कितनी हुई, 1 हुई। तो O से B तक की दूरी, इसको हम फिर से चेंज कर देते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर जो कर्ण मिल रहा है इस स्थिति के अंदर, वो कितना मिल रहा है, OD मिल रहा है। तो कर्ण का वर्ग, OD का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, मीन्स 1 का वर्ग और आधार √2 का वर्ग। 1 का वर्ग 1 होगा, रूट और वर्गमूल एक दूसरे को काट देंगे, अपने को 2 मिलेगा, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। OD² इक्वल टू अपने को 3 मिल रहा है। तो यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या लेना पड़ेगा, वर्गमूल। तो ये दूरी जो हुई O से लेकर के D तक की दूरी, ये कितनी हुई, √3 के इक्वल हुई। तो इस √3 को फिर से हम संख्या रेखा के ऊपर बताना चाहें तो भी हम कंबाइन, आपका रिवीजन भी हो जाएगा पिछले वीडियो के हिसाब से, उसको भी आप जा कर के देख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी √3 है। यहाँ से हमने इसको पेंसिल की सहायता से इसका एक चाप कट कर देंगे। यहाँ पर इस बिंदु को नाम दे देंगे हम, E नाम दे देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा √3। तो O से लेकर के E तक की जो डिस्टेंस है हमारी, वो कितनी हो जाएगी, ये जो दूरी है वो √3 हो जाएगी। चलिए, इसके बाद फिर इसी प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर क्या कर देते हैं, फिर से किस लाइन पर, जो हमारी लाइन है वो कौन सी रहेगी, ये OD रहेगी। इस OD के ऊपर हम फिर से क्या करें, OD पर हम फिर से 1 इकाई के बराबर जो है फिर से लंब खींच लेते हैं। ये कितना बना, ये 90 डिग्री बना। ठीक है, और इसको कहाँ से मिलाते हैं, इस पर मिला देते हैं हम, O से मिला देते हैं। E के बाद में क्या आ जाएगा, यहाँ पर F हमारा नाम आ जाएगा। तो ये कितना मिलेगा अपने को, √4 मिलेगा। कैसे मिलेगा √4, देखिए यहाँ पर जो है हमने कितना लिया है इसको, OD जो है हमारा O से D तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, √3 है, और ये 1 है। तो ये अपने को OF मिल रहा है। OF मीन्स OF का स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर अपने को 3 मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 मिल गया, तो कितना मिल गया, 4 मिल गया। OF² इक्वल टू 4। तो OF इक्वल टू कितना मिलेगा, यहाँ से हटाएंगे तो आपको OF इक्वल टू √4 अपने को यहाँ पर मिल जाएगा। अब जब आप इस √4 को यहाँ पर मार्क करने आते हैं तो क्या देखते हैं हम, देखिए यहाँ पे O पे रखेंगे हम प्रकार, F पर रखेंगे पेंसिल, और यहाँ से हम मार्क करते हुए आते हैं इसको। तो ये कहाँ आता है, देखिए कहाँ मिला अपने को, ये मिला 2 के ऊपर, मीन्स √4 का स्क्वायर रूट जो होगा वो किसके बराबर होगा, √4 का वर्गमूल अपने को 2 मिलेगा। और लास्ट स्टेप पर अपने को यहाँ पर करनी है, इसके लिए फिर से हम इस OF के ऊपर क्या करते हैं, फिर से एक 90 डिग्री का एंगल जो है बना देते हैं, एक लंब और खींच देते हैं यहाँ पर 90 डिग्री का,
और उसकी जो दूरी रहेगी वो हमारी वो इकाई के बराबर रहेगी, और इससे हम इसको मिला देते हैं। f के बाद में आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पर हम इसको चाहे तो g नाम दे, तो ये कितना मिलेगा अपने को, √5 के इक्वल मिलेगा। ठीक है, √5 के इक्वल मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा √5 के इक्वल, वो भी देख लेते हैं हम। यहाँ से लेकर के हमारी जो डिस्टेंस थी OF, ये OF हो जाएगा। OF किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, मीन्स √4 के इक्वल है। और हमको यहाँ से मिल गया g, OG मिलेगा। तो √4 का स्क्वायर, देखिए OG का स्क्वायर इक्वल टू √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 + 1 कितना हो गया, 5 हो गया। OG स्क्वायर इक्वल टू 5, तो OG इक्वल टू कितना मिलेगा, √5 के इक्वल अपने को यहाँ पर मिल जाएगा। और इसको हम यहाँ पर फिर से क्या कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। कैसे करेंगे, O पर रखना है अपना प्रकार और G पर रखनी है अपनी पेंसिल, और ऐसे इसका चाप काटते हुए हम इसको जो है घुमाते हुए आएंगे। तो ये यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा अपने को, ये वाला जो पॉइंट है, ये क्या होगा, √5 होगा। इसको भी चाहे तो आप नाम दे दें G के बाद में H। तो O से लेकर के H तक की जो डिस्टेंस रहेगी हमारी, H तक की जो डिस्टेंस रहेगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, √5 के। तो इस तरीके से एक प्रोसेस तो ये हुई। दूसरी और शॉर्ट प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि इतना ज़्यादा टाइम अपने को इसमें नहीं लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन की जो मार्किंग है वो इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। 3 नंबर के अंदर ये नंबर जो है क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, ज़्यादा नंबर का नहीं रहेगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस देखिए, ये कितना है अपने पास में, 2 के इक्वल है। इसको हम कितना ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। यहाँ से O से हमारा जो बिंदु A है वहाँ तक की दूरी कितनी ले ली हमने, 2 ले लेते हैं। और इसके ऊपर एक लंब खींच देते हैं, कितनी इकाई का, 1 इकाई का हम लंब खींच देते हैं। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय इसको लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं, कर्ण का वर्ग, इसको नाम दे देते हैं B। तो यहाँ पर इस स्थिति के अंदर अपने को मिलेगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, 1 का वर्ग, और आधार का वर्ग OA² मतलब 2 का वर्ग। 1 का वर्ग 1 हुआ, 2 का वर्ग कितना हुआ, 4 हुआ। तो OB² कितना मिल गया अपने को, 5 के इक्वल मिलेगा। OB² इक्वल टू 5। तो O से तक B तक की जो दूरी मिलेगी, जब इधर से अपने वर्गमूल हटाया है, वर्ग हटाया है, तो इधर क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल अपने को लेना पड़ेगा। तो अगर आप जो है डायरेक्ट 2 पर जा कर के 1 इकाई का लंब यहाँ पर खींच देते हैं, 1 इकाई से मतलब 0 और 1 के बीच में जो दूरी है उतनी ही लंबाई का लंब अपने को यहाँ पर क्या करना है, बनाना है। और इसको हम मिला देते हैं, किससे मिलाएंगे हम, O से मिला देते हैं। तो ये तो हमारा बिंदु कौन सा था, A था, और ये कौन सा है, B। तो O से B तक की जो दूरी होगी वो कितनी, किसके बराबर होगी, हमने अभी अभी देखा है कि ये जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर आएगी, आपकी दूरी √5 के बराबर आएगी। तो ये हमारा √5 अपने को मिल गया। अब इस दूरी को अपने को कहाँ पर, संख्या रेखा पर लगाना है। ऐसे तो अपने को मिल गया कि ये जो कर्ण का मान है वो किसके बराबर, √5 के बराबर, लेकिन इसको बताना है संख्या रेखा पर कहाँ आएगा। तो इस दूरी को नापते हैं, यहाँ पर रखेंगे हम किसको, प्रकार की नोक को, यहाँ रखेंगे किसको, पेंसिल की नोक को, और यहाँ से चलते चलते जाए हम, ये दूरी बराबर है। या तो आप सीधे इसको यहाँ पर नाप ले, या फिर अपने रेखा गणित का जो सही तरीका है वो है कि आपको एक यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से एक चाप काटते हुए चलना है, और ये चाप जहाँ पर जाकर के इस संख्या रेखा पर जाकर के मिलेगा, वो जो बिंदु होगा हमारा वो क्या होगा, ये √5 के इक्वल होगा। ये वाला जो बिंदु है √5 अपने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इस एक्सरसाइज का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और उसको हम कॉपी में ही सॉल्व करेंगे और उसका वीडियो देखेंगे किस तरीके से हम जो है लगातार ये नंबर्स जो है प्राप्त करते जाते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।